हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे और घर में अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, तो आज हम एक नई चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे जो कि आपके सेकंड टर्म में है और ये आपका लास्ट चैप्टर है सेकंड टर्म का। बाकी सारे चैप्टर्स का वीडियोस मैंने दे दिए हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर भी मैंने ऐप पर दे रखा है। तो इस चैप्टर का एक्सरसाइज भी मैंने ऐप पर दे रखा है। तो चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर का नाम क्या है, गडेरिया बना राजकुमार। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि गडेरिया जो कि भेड़ बकरी चराने वाले को कहते हैं, वो कैसे राजकुमार बना। ठीक है, तो पहले देखो क्या लिखा हुआ है। बुद्धि बड़ी अनमोल चीज है, यानी कि बुद्धि बहुत अनमोल है क्योंकि हर किसी के पास बुद्धि नहीं होती है। ये वो हथियार है जिसने एक गडेरिया के बेटे को राजसी ठाट बाट दिला दिया। ये मतलब यानी कि बुद्धि एक ऐसा हथियार है जिसने गडेरिया यानी कि जो भेड़ बकरी चराता है उसके बेटे को कैसे राजसी ठाट बाट दिला दिया। ठीक है, तो आइए इसमें संबंधित एक लोक कथा पढ़े। तो चलिए शुरू करते हैं। हंगरी देश कि एक गांव में गडेरिया का परिवार रहता था। ठीक है, तो ये एक देश है हंगरी जहाँ पर गडेरिया का एक परिवार रहता था। गडेरिया का बेटा केरोली बहुत चतुर था। गडेरिया का जो बेटा था जिसका नाम था केरोली, वो बहुत चतुर यानी कि बुद्धिमान था। वो प्रत्येक प्रश्न का हल बहुत ही आसानी से निकाल लेता था। वो हर एक सवाल का उत्तर बहुत आसानी से निकाल लेता था। उसकी चतुराई की कहानी एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे से तीसरे और इस तरह पूरे हंगरी में फैल गई। तो सारे गांव, एक गांव से दूसरा, दूसरा से तीसरा, सारे गांव को उसकी चतुराई के बारे में पता थी। ये बात राजा को भी सुनाई पड़ी। तो एक दिन राजा को भी उसके बारे में सुनाई पड़ी। एक दिन राजा ने केरोली को दरबार में हाजिर करने का आदेश दिया। तो एक दिन राजा ने केरोली को अपने राज्य में बुलाने के लिए सब आदेश दिया। ठीक है, केरोली अपनी बांसुरी हाथ में लिए राजा के दरबार में हाजिर हो गया। उसने राजा को झुककर प्रणाम किया और एक और खड़ा हो गया। तो वो जैसे कि उसको बुलाया गया है राजा के दरबार में, वो आया एक बांसुरी के साथ और वो राजा के सामने खड़ा हो गया प्रणाम करते हुए। राजा ने बांसुरी देखकर कहा, तो तुम बांसुरी भी बजाते हो? पहले हम बांसुरी सुनेंगे, बाद में तुम्हारी परीक्षा लेंगे। देखते हैं जो लोग कहते हैं वो कितना सही है। तो देखेंगे कि जो लोग कहते हैं कि तुम बहुत चतुर हो, कितना सही बात कहते हैं। लेकिन पहले मैं आपकी बांसुरी सुनूंगा। जी महाराज। किसने कहा? केरोली ने। केरोली बांसुरी बजाने लगा। धुन बहुत ही मधुर था। धुन मतलब, चलो देखते हैं क्या है शब्दार्थ में। धुन मतलब गाने की आवाज। ठीक है, बहुत ही मधुर था। दरबारियों के साथ राजा भी झूमने लगे। केरोली ने फिर राजा को प्रणाम किया। राजा ने कहा, मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा। अब राजा ने उसको कहा, केरोली को, कि मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा। अगर तीनों के उत्तर ठीक दिए तो तुम्हें राजकुमार की तरह राजभवन में रखा जाएगा। तीनों सवाल का उत्तर अगर तुमने ठीक ठाक दिए तो तुम्हें राजकुमार की ही तरह राजभवन में तुम्हें भी रखा जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज फिर देखो क्या लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट पेज में है, अगर कोई भी उत्तर गलत हुआ तो तुम्हारी भेड़ों को जब्त कर लिया जाएगा। और अगर कोई भी उत्तर तीनों में से तुमने गलत दिया तो तुम्हारे भेड़ों को जब्त मतलब देखो शब्दार्थ में छीन लेना। ठीक है, तो छीन लिया जाएगा। केरोली ने कहा, महाराज भेड़े तो मेरा जीवन है, आप प्रश्न पूछिए। मतलब भेड़े मेरे जीवन का एक अंग है, आप प्रश्न पूछिए, मैं अपनी छोटी सी बुद्धि से उत्तर देने की कोशिश करूंगा। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया, यानी कि सभी चुपचाप सुन रहे थे कि राजा क्या प्रश्न पूछते हैं। राजा ने पूछा, मेरा पहला प्रश्न है कि क्या तुम मुझे गिनकर बता सकते हो
कि किसी सागर में पानी की कितने बूंदें होती है। ठीक है, तो कैरोली ने थोड़ा सोचकर बोला, क्या बोला? महाराज, मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, सागर की बूंदें बढ़ती ही रहती है क्योंकि नदियाँ उसमें हरदम अपना जल मिलाती रहती है। हम सब जानते हैं कि नदियों से सागर बनता है, सारे नदियों के जल सागर में जाती है। एक एक बूंद से क्या बनती है? सागर की बूंदें बढ़ती ही रहती है क्योंकि उसमें नदियाँ हरदम अपना जल मिलाती है। सारे नदी जाकर सागर में ही मिलते हैं। आप अपने सैनिकों से कहकर उन नदियों को रुकवा दीजिए तो सागर भी गिर रही है। ठीक है, तभी मैं सागर की बूंदे को एक बार से गिन सकूंगा। अगर आपने अपने सैनिकों को बोलकर सागर को रुकवा दिया तो मैं उसकी बूंदे गिन सकूंगा। राजा ने कहा, पहली परीक्षा में तुम पास हो गए, तुमने चतुराई दिखलाई। अब देखते हैं कि मेरे दूसरे प्रश्न का तुम्हारे पास क्या उत्तर है। मेरा दूसरा प्रश्न देखिए क्या पूछा। आसमान में कितने तारे हैं? कैरोली ने कहा, महाराज, उनको गिनने के लिए मुझे कुछ कागज़ों और पेंसिलों की ज़रूरत है। तो कैरोली ने महाराज से कागज़ और पेंसिल मांगे। राजा ने कुछ कागज़ और पेंसिलें मंगवा दी। लड़के ने कुछ दरबारियों को एक एक कागज़ पेंसिल थमा दी। तो उस लड़के ने यानी कि कैरोली ने सारे जहाँ पर जो उपस्थित थे दरबारियों, उन सबको एक एक कागज़ और पेंसिल दे दिया। उनसे कहा, अपने अपने कागज़ों को बिंदुओं से भर दीजिए। ठीक है, सब दरबारी खुशी खुशी अधिक से अधिक बिंदु बनाने लगे। जब सब लोगों ने कागज़ बिंदुओं से भर गए तब कैरोली उन कागज़ों में को राजा के समीप ले गया और उनसे कहा। जब सबने अपने अपने कागज़ों में बिंदुओं को भर लिया तो कैरोली उस कागज़ को लेकर महाराज के पास गया और कहा, महाराज, इन सारे कागज़ों में उतने ही बिंदु बने हैं जितने कि आकाश में तारे हैं। ठीक है, बस इन्हें आप अपने दरबारियों से गिनवा लीजिए। तो देखो, दरबारियों को ही स्वयं बोला गिनवा लीजिए जो उन्होंने बिंदुएं डाली थी। बिंदु बनाने वाले दरबारियों के चेहरे पीले पड़ गए, यानी कि उनके होश हो गए। उन्हें लगा कि कहीं राजा सचमुच ही बिंदुओं को उनसे गिनवाने ना लगे। उधर महाराज को लगने लगा कि कैरोली तो सचमुच बुद्धिमान है। उन्होंने कहा, शाबाश, तुमने मेरे दोनों प्रश्नों के उत्तर तो दे दिए। अब इस प्रश्न का उत्तर बताओ। अब लास्ट एक क्वेश्चन बाकी है, तो मान लूँगा कि तुम सचमुच बुद्धिमान हो। मेरा तीसरा प्रश्न है, अनंत काल में कितने क्षण होते हैं? ठीक है, तीसरा सवाल, अनंत काल मतलब जिस समय का कोई अंत ना हो, उस समय में कितने क्षण होते हैं। फिर नेक्स्ट पेज में देखो, कैरोली सोचने लगा। अब कैरोली थोड़ा सोच रहा है। वो कुछ देर बाद बोला, महाराज, हमारे देश से बहुत दूर एक देश है, जर्मनी। वहाँ के पोमेरानिया नामक स्थान में हीरे का एक प्रसिद्ध पहाड़ है। तो वहाँ पर एक पोमेरानिया नाम का एक पहाड़ है। हीरे का स्थान में हीरे का एक प्रसिद्ध पहाड़ है। हीरे का पहाड़ है वो कितना विशाल है। विशाल मतलब देखो बड़ा, ठीक है, कि उसका चक्कर लगाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो उस पहाड़ का चक्कर लगाना बहुत मुश्किल होता है। उस पहाड़ पर कभी कभी एक चिड़िया आती है और उस पर अपनी चोंच घिसकर तेज करती है, और उस पहाड़ में चिड़िया आकर उस पर मंडराती है और उस पर अपना चोंच घिसकर चोंच को और भी तेज करती है। उसके चोंच घिसने से जब पूरा पहाड़ घिस जाएगा तब अनंत काल का एक क्षण पूरा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा उसने कहा। जब चिड़िया का पहाड़ पर अपना चोंच घिसना पूरा हो जाएगा तभी अनंत काल यानी कि जिस समय का अंत ना हो, जो कभी भी अंत नहीं होगा, वो हमेशा अपनी चोंच को वहाँ पर घिसा करेगी। तो ऐसे ही उत्तर दिया, ठीक है, और उसका कभी अंत नहीं होगा। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा, राजा ने कहा। तुम परीक्षा में सफल हो गए हो। मेरे दरबार का कोई बुद्धिमान व्यक्ति भी इतने अच्छे उत्तर नहीं दे सकता था। अब तुम मेरे साथ मेरे ही महल में रहोगे। अब राजा बहुत खुश होकर उसको शाबाशी दिया और कहा कि
अब से तुम मेरे साथ ही रहोगे, मैं तुम्हें गोद लेता हूँ, यानी कि मैं तुम्हें अपने पास रखूँगा। अगर चाहो तो तुम्हारे माता पिता भी तुम्हारे साथ रह सकते हैं, और तुम चाहते हो तो तुम्हारे माता पिता भी तुम्हारे साथ अपने हमारे महल में रह सकते हैं। इस प्रकार केरोली चिड़िया से राजकुमार बन गया। और देखो कैसे केरोली अपनी बुद्धि के बल पर गडेरिया से राजकुमार बन गया। उसके माता पिता भी राजमहल में अतिथि बनकर रहने लगे। अतिथि यानी कि मेहमान बनकर उसके साथ रहने लगे। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। तो हमारे सारे सेकंड टर्म के वीडियोस मैंने आपको दे दिया है, आप वो कलेक्ट कर लेना, ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। एग्ज़ाम आ रहा है ना सामने, तो अच्छे से पढ़ाई करो, ओके। और इसको अच्छे से फिर से घर में इस चैप्टर को पढ़ लेना, ओके। थैंक यू बच्चों, बाय।